हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसीसी इंग्लिश के ग्रामर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे, एक जेनरिक ज्योग्राफी की एंड एक एसीसी इंग्लिश की है, जिसमें हमने चैप्टर्स डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं प्लीज़ वॉच देम, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि एक इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो अपलोड की जाए। आज इंग्लिश ग्रामर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस जो है एसीसी ग्रामर का, वो है सबसे पहले आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट हाँ, प्रोजेक्ट एंड एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग है। फिर ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन है, स्मॉल टॉक है, मेकिंग रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज एंड सजेशंस है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड है। एंड उसके बाद है टेंसेस, जिसमें हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एंड एट्सेट्रा ये है। सबसे पहले हम राइटिंग ऑफ प्रोजेक्ट या एकेडमिक रिपोर्ट जो है हम वो उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कि जैसा कि हमें पता है कि जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो दुनिया में बढ़ रही हैं। जो रिपोर्ट है वो किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है रिपोर्ट किसका, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट हम लिखते हैं, किसी भी इवेंट पे लिखा जाता है, कोई भी हैपनिंग हुई है उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है। और जो उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक है, उस इवेंट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, वो रिपोर्ट लिखते हैं। और उनके लिए लिखते हैं जिनको सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कोई एक्सपर्टीज़म उनमें नहीं है। उनके लिए ये लिखी जाती है। जो एक्सपर्ट्स इसको लिखे तो उनको बहुत सा एक्सपीरियंस भी होता है और उसके साथ ही नॉलेज भी होता है। उनके लिए उन लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस पे भी रिपोर्ट बनी है उसका नॉलेज नहीं है, उनके लिए लिखा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी रिपोर्ट बनाता है उनके पास नॉलेज भी होता है, एंड जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है उसको एक्सपर्टीज़म और नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब बताए कि पर्पस क्या है रिपोर्ट लिखने के पीछे। जो पर्पस है रिपोर्ट लिखने के पीछे वो ये है कि जो पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए और अवेयर करने के लिए जो भी फैक्ट्स हैं उस टॉपिक के बारे में, जो कुछ भी, इसलिए इस पर्पस की वजह से जो रिपोर्ट है वो लिखी जाती है। नेक्स्ट कि जब भी एक रिपोर्ट सबमिट होती है और जो भी कमेटी, जो भी कमीशन उसको सबमिट करती है, वो उस रिपोर्ट पे उस कमेटी के जो चेयरपर्सन है या सेक्रेटरी है उनके साइन होते हैं। और कई बार कमेटी कमीशन के सारे मेंबर्स जितने भी होते हैं उन सभी के साइन भी होते हैं। नेक्स्ट ये आगे इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं। हमारी स्पेशल पर्पस रिपोर्ट है, रेगुलर रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है। न्यूज़ रिपोर्ट के फर्दर 2 टाइप्स है, स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम स्पेशल पर्पस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी तरह से फॉर्मल रिपोर्ट होती है और कोई भी प्रोग्राम, इवेंट या इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये रिपोर्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट इज़ रेगुलर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो भी डेली या वीकली, एनुअली, बाय एनुअली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कोई भी कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस, सेल्स या इनकम जो होती है उसके बारे में इंफॉर्म करने के लिए ये रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ रिपोर्ट है। न्यूज़ रिपोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्टर्स बनाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, हैपनिंग्स होती है, उन सभी के जो मैटर्स होते हैं उन पे न्यूज़ रिपोर्ट्स जो है बनाई जाती है। हाँ, अब न्यूज़ रिपोर्ट्स 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट। स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्ट होती है, एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होती है, क्या हुआ था। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वो होती है, फैक्ट्स होते हैं इसमें, और प्लेन होती है। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। बट जो इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट होती है वो किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के डीप जो स्टडी हम जिसको बोलते हैं वो होती है। और जो भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम या इशू होगा उसकी जो हर छोटे से छोटे हिस्से को वो डिस्कस करते हैं। ये आगे हमारी टाइप्स आ गई किसकी, रिपोर्ट की। नेक्स्ट हम करेंगे
ये डेफिनेशन है रिपोर्ट की, एक वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी दी है और दूसरी दिया है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ने। वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी की बात करें तो इन्होंने रिपोर्ट को डिफाइन किया है अ फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सम प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। किसी भी प्रोसीडिंग, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड या उसके फैक्ट्स की फॉर्मल प्रेजेंटेशन या ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को हम रिपोर्ट बोलते हैं। ये बोला है वेबस्टर्स की न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी ने। एंड ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ने बोला है कि एक रिटन या स्पोकन अकाउंट या डिस्क्रिप्शन किसी भी इवेंट का, स्पेशली वो इवेंट्स जो पब्लिश हुए हैं, ब्रॉडकास्ट हुए हैं, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। ये आ गया हमारा कंक्लूजन कि जो ऊपर हमने जो कुछ भी पढ़ा उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक तो रिपोर्ट किस लिए होती है, इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट देती है उसका एम क्या होता है, प्रेजेंटिंग, मतलब उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो रिटर्न भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन होगी प्रेजेंटेशन की वो फॉर्मल होनी चाहिए और ऑफिशियल होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है उसमें जो भी इवेंट्स या हैपनिंग्स होगी या प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी उसमें उनके फैक्ट्स की बात की जाएगी। सो इन सभी के ऊपर जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट जो है एक राइटिंग होती है, जर्नल में जिसको हम बोलते हैं राइटिंग होती है, जिसका जो मेन एम होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को बताना, प्रेजेंट करना किसी भी इवेंट से या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक प्लेन और प्रिसाइज मैनर में। सो नेक्स्ट इज़ आ गया, ये हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन कर ली, मीनिंग कर लिया, उसके टाइप्स कर लिया। अब हम करेंगे फॉर्मेट कैसा होता है जो रिपोर्ट राइटिंग हम करते हैं। सो सबसे पहले ऑफिशियल और टेक्निकल, इसमें तीन टाइप्स के रिपोर्ट्स की हम बात करेंगे, उनके फॉर्मेट पढ़ेंगे। ऑफिशियल और टेक्निकल जो रिपोर्ट होती है, सैम्पल रिपोर्ट जो हमें दी जाती है, उसका फॉर्मेट को हम मेमो रिपोर्ट फॉर्मेट बोलते हैं वो। एंड एकेडमिक राइटिंग एंड रिपोर्ट। सबसे पहले जो है ऑफिशियल जो होगी उसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो भी लिख रहा है रिपोर्ट उसका खुद का नाम, उसकी डेजिग्नेशन आएगी। नेक्स्ट आएगी डेट। फिर 2 में आएगा वो किसको लिख रहा है, रिसीवर का नाम, डेजिग्नेशन, सारा कुछ। उसके बाद जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में आएगा कि वो जो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो रिपोर्ट लिखने को किसने दी थी, क्यों दी थी, और क्या क्या सर्वे में उसको पूछने के लिए बोला गया था, वो सारा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट और समरी में तब जब एब्स्ट्रैक्ट या समरी हम तब इंक्लूड करते हैं किसी भी रिपोर्ट में जब रिपोर्ट ज़्यादा लंबी हो, इसलिए यूज़ करते हैं कि जो उसका मेन बॉडी है वो छूट ना जाए, इसलिए हम समरी या एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। फिर बॉडी ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे जो ऑथर ने जो भी ज़रूरी डाटा, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी हम बॉडी ऑफ रिपोर्ट में लिखते हैं। फिर आता है कंक्लूजन में जो भी ऑथर के फैक्ट्स जो उसने इंटरप्रिटेशन की है और उसके कमेंट, सजेशन, रिकमेंडेशन जो भी होते हैं वो सारे कंक्लूजन में आते हैं। और लास्ट में जो भी ऑथर होता है, जो भी रिपोर्ट लिख रहा है, उसके खुद के साइन होते हैं। सो ये आ गया ऑफिशियल रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है। अब है कि सैम्पल रिपोर्ट जो आपको दी गई है उसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में लिखी होती है, उसको मेमो फॉर्मेट बोलते हैं। और जो मेमो फॉर्मेट हम तब यूज़ करते हैं जब हम शॉर्ट रिपोर्ट लिखते हैं इन हाउस के लिए। इन हाउस की कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके विद इन द कंपनी जो एग्जिस्टिंग हैपनिंग्स हो रही हैं उसके बारे में जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसके लिए हम मेमो फॉर्मेट यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले जो हमने इसको रिपोर्ट को सेक्शन और ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें रिपोर्ट राइटर जो पर्सन लिख रहा है, जिसके लिए लिख रहा है, सब्जेक्ट, डेट, जो कुछ भी है, उसके बाद जो रिपोर्ट के क्या पर्पज़ है, क्या गोल्स हैं, उसका स्कोप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ब्रीफ समरी जो मिलेंगे वो सारी हम इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं। फिर आती है बॉडी, जो मेन कंटेंट होता है रिपोर्ट का उसको बॉडी बोलते हैं। उसमें आती है हमारे एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, जिस मेथड से हमने डाटा कलेक्ट किया, वो टूल्स जो हम एनालिसिस के लिए हमने यूज़ किए हैं, ये सारे हम बॉडी के अंडर लिखते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी। फिर कंक्लूजन में हम लिखते हैं, जो राइटर होता है वो रिपोर्ट को समराइज़ करके जो भी फाइंडिंग्स निकलती हैं रिपोर्ट की और अपने जो रिकमेंडेशंस होती हैं फ्यूचर एक्शन के लिए वो सारी कंक्लूजन में लिखता है। नेक्स्ट इज़ की रिपोर्ट बताइए कि जो एक रिपोर्ट होती है उसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, कोई इसमें एम्बिजियस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज़ किए नहीं होने चाहिए।
तो ये एक बोला कि एक फॉर्मल स्टाइल जो लैंग्वेज का होता है वो एक रिपोर्ट में यूज़ करना चाहिए। और ये हमारी लास्ट है कि जो एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले टाइटल पेज, जैसे कि नाम है बता रही कि जो फर्स्ट पेज होगा उस पर टाइटल होगा। एकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पेज ये बोला टाइटल पेज, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि एकेडमिक जो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, काफ़ी उसमें आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसके काफ़ी सारे पेजेस बनते हैं, इसलिए हम टाइटल पेजेस वगैरह बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट टाइटल पेज, जैसे कि नाम बताया कि इस पेज पे क्या होगा, टाइटल होगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका जो टाइटल है वो आपने बताना है। उसके बाद टाइटल के अलावा इस पे क्या आएगा, पर्सन की डिटेल्स आएंगी, प्रोजेक्ट कौन सा पर्सन बना रहा है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आएगा, प्रोजेक्ट का नाम आएगा एज वेल एज द जो भी इसको बना रहा है, फिर वो चाहे स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, नाम स्टूडेंट, और जो उसका सुपरवाइज़र है उसका नाम भी टाइटल पेज में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो कि जो भी ब्रीफ समरी है प्रोजेक्ट की वो हमने लिखनी है, अबाउट 200 to 250 वर्ड्स लेंथ में होनी चाहिए। जो डिटेल होता है मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की समराइज्ड मतलब समरी जिसको हम बोलते हैं छोटी सी, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पर्पज़ स्टडी करने, वो प्रोजेक्ट बनाने का स्टडी करने का पर्पज़ क्या है वो होता है, आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए वो उसमें लिखे जाते हैं, और आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या पता चला वो सब भी उसमें लिखा जाता है। कोई फिगर या टेबल हम जो एब्स्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं करते हैं, इसमें नहीं डालते हैं। फिर आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें जितनी भी हेडिंग्स होंगी हमारे आने वाले पेजेस में, जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे प्रोजेक्ट के, वो सारे एक ऑर्गेनाइज पार्ट में लिखे होते हैं, और उनके जिस जिस पेज पे वो हैं वो पेज नंबर्स भी आगे दिए होते हैं। जैसे कि हम इंडेक्स बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया इंडेक्स टाइप, ठीक। देन इंट्रोडक्शन, तो इसमें जैसे कि आप बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्या होती है, जो भी हम लिखने वाले हैं उसका एक ब्रीफ में हमने शॉर्ट में बताया होता है कि हमने आगे क्या क्या लिखा है, उसकी एक इंट्रोडक्शन दी होती है, ये सारा हम उसमें लिखते हैं ताकि जो पढ़ने वाला रीडर है उसको पता चल जाए कंफर्टेबली, वो आगे पढ़ सके, गो थ्रू कर सके जो भी आगे हमने लिखा है, तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर मेन बॉडी में हमने अपने स्टडी में, अपनी रिसर्च में जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी हमने ग्राफ, टेलीग्राम या ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, जो भी डायग्राम्स जो भी हमारे पास है, चार्ट, सब कुछ हम उसमें डाल देते हैं। और जो कंटेंट होता है मेन बॉडी का वो फुली लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो भी हमने ये सारे हम मेन बॉडी में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको पहले हम एनालाइज़ करेंगे, और एनालाइज़ करके फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे जो भी हमें मिलेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें सब हेडिंग्स भी यूज़ करेंगे। और हमें जो मेन बॉडी होता है वो प्राइमरी पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का, इसलिए हमें वो बहुत ध्यान से लिखना होता है। नेक्स्ट है हमें कंक्लूजन में फिर वही आ जाता है कि जो भी आपने ऊपर डिस्कस किया, निचोड़ जिसको हम बोलते हैं, वो आपने लिखना है उसमें बिल्कुल ब्रीफ में कि आपने ऊपर क्या किया, उसके जो सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारे हम कंक्लूजन में लिखते हैं। रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप कुछ केसेस में होता है कि आप कुछ अपनी रिकमेंडेशन, कुछ सजेशंस देते हैं, तो वो आप कंक्लूजन के बाद यहाँ पे लिखते हैं, कंक्लूजन पार्ट में ही लिखा जाता है। फिर आगे रेफरेंसेस, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कहाँ से रेफरेंसेस ली, कहाँ से हेल्प ली, जो भी स्टडी रिसर्च करने के लिए, वो उन सभी का आप एक डिटेल अकाउंट देते हैं, वो आप यहाँ पे देते हो। ये आ गया आपका रेफरेंसेस का। ये हो गया आपका रिपोर्ट के बारे में, उसके टाइप्स हो गए, फॉर्मेट्स हो गए, मीनिंग एंड ऑल, ये सारा हो गया। अब हम करेंगे ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, स्मॉल टॉक, मेकिंग रिक्वेस्ट, इंक्वायरी, सजेशन, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एट्सेट्रा। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन। हमें पता है कि आज के जो वर्ल्ड है, आज के जो भी हमारे है उसमें इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। सोशल की बात करें, प्रोफेशनल इंटरेक्शन की बात करें, हर जगह जो इंग्लिश है उसका एक मेन रोल है। हम अक्सर सुनते हैं कि जो ग्रीटिंग्स होती हैं, हम अक्सर सुनते हैं ग्रीटिंग, मतलब मिलने पे जो हम ग्रीटिंग करते हैं वो भी, और जब हम एक दूसरे को मतलब जा रहे होते हैं तब भी हम ग्रीटिंग करते हैं। और हम ऑलमोस्ट आज के ज़माने में सभी इंग्लिश में ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, जैसे गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, और ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो इंग्लिश का एक मेन रोल है कोई भी मतलब फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं।
जब हम किसी से मिलते हैं हम उनको ग्रीट करते हैं, ठीक है। हम किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं लोगों को, वो हमारे कल्चरल जो प्रैक्टिस होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे इंग्लिश होंगे वो ग्रीट करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं वो हमारे फॉर्मल हैं कि इनफॉर्मल, मतलब वो फॉर्मल भी होती हैं इनफॉर्मल भी होती है। वो डिपेंड करता है कि हम बात किससे कर रहे हैं। हम फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं ऐसे लोग जो हमसे बड़े हैं, हमसे एज में बड़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या कोई प्रोफेशनल से अगर हम किसी बात करें, किसी अथॉरिटी में हाई पोजीशन पे वो है, तो हम उसके साथ फॉर्मल वे में बात करते हैं। शेकिंग हैंड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ग्रीटिंग, जो हम हाथ मिलाते हैं। सो इस टाइम आपको पता ही होगा हाथ मिलाने में बैन लगा हुआ है, कोरोना चल रहा है, सो हाथ ही मिलाते हैं, नहीं तो हाथ मिलाना एक फॉर्मल ग्रीटिंग का एक पार्ट है। सो और अब बात है इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो उनके साथ यूज़ करते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग में हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हम बॉडी गेस्चर्स भी यूज़ करते हैं ओरल ग्रीटिंग के साथ साथ। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि फॉर्मल ग्रीटिंग में हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोलते हैं, इनफॉर्मल में हाय हेलो बोलते हैं, ठीक। अब रिस्पॉन्सेज दिए हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मल में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। और रिप्लाई में मिलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। या हम इस तरह से हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं, ये ऐसे। तो इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। इस तरह का रिप्लाई होता है हमारा, और इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक। सो अब हमने अगर फॉर्मल कन्वर्जेशन कंटिन्यू करनी है तो हम फॉर्मल वे में बोलते हैं शैल वी सिट समवेयर एंड टॉक, क्या हम कहीं बैठ के बात करें। सो यहाँ पर बोलते हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इट्स वंडरफुल मीटिंग यू अगेन। और इनफॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, यार बड़ा टाइम हो गया तेरे से मिले हुए, जब से हम मिले हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगा वैसे तुझे देख के, बहुत दिनों बाद तुझसे मिला। तो इस तरह की हम इनफॉर्मल जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स के साथ। सो ये नेक्स्ट आ गया हमारा, आपको इधर दो कन्वर्जेशंस दी गई हैं। एक है दो फ्रेंड्स के बीच में जो बहुत टाइम बाद मिले हैं, और एक है एक स्टूडेंट और उसके प्रोफेसर के बीच की जो एक लॉन्ग वेकेशन के साथ बाद मिले हैं। सो यहाँ से आपको जो फॉर्मल इनफॉर्मल का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ये आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सम अप करते हैं हम। अभी इसमें वही बताया कि जब हम बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग के हमारी कल्चरल कंसिडरेशन के पे डिपेंड करती है, हम उसको कैसे ग्रीट करते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, कुछ बोलते हैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग एक्सेट्रा, एंड कुछ बोलते हैं सलाम। सो वही आगे की फॉर्मल ग्रीटिंग भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल में हम ओल्डर पीपल्स या ऐसा कोई जो किसी हाई पोजीशन पे प्रोफेशनल है उसके साथ यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, पेयर्स के साथ, या मेंबर होते हैं हमारी फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हम बॉडी गेस्चर्स भी यूज़ करते हैं ओरल ग्रीटिंग के साथ। कई बार जब हमें कोई पूछता है कि हाउ डू यू डू, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, वेरी वेल थैंक यू। लेकिन जब हम आपको कोई पूछता है कि हाउ आर यू, सो आपका रिप्लाई होना चाहिए आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। सो ये आ गया हमारा हमने सबसे पहले क्या किया, ग्रीटिंग की। अब है कि ये तो आ गया ग्रीटिंग की, जब हम किसी मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं। अब है कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। सो अब हम किसको कैसे ग्रीट कर रहे हैं, इनफॉर्मली कर रहे हैं, फॉर्मली कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो मतलब वो कौन है, हमारे कलीग्स हैं, हमसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, या कोई प्रोफेशनल है। इस तरह से जो हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल वे दोनों होते हैं। जब एक मतलब कोई खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कुछ स्पेशल फ्रेजेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे हाय आई एम दिस, मतलब अपना नाम बता दिया, फिर या सिंपली आई एम दिस, फिर माई नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू यहाँ आई एम फ्रॉम, मतलब जहाँ से आप हो, जहाँ पे भी आपका घर है वो। सो और फोर्थ फ्रेज़ हम जो यूज़ करते हैं, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये भी हम यूज़ करते हैं जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो ये हमने 4 फ्रेजेस पढ़ी, इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो करते हैं आई एम, हाय आई एम दिस, मतलब हाय मैं, मेरा नाम ये है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट फ्रेज है आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये
फॉर्मल, जब हम किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल को खुद से इंट्रोड्यूस, मतलब खुद को किसी प्रोफेशनल से इंट्रोड्यूस करें, तब हम यूज़ करते हैं आई डिड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये मोस्ट फॉर्मल जो जिसको हम फ्रेज़ बोलेंगे वो है। ये जो फ्रेज़ हमने पढ़ी ये सारी खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए हैं फ्रेजेस। तो कभी भी जब आप किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ इंट्रोड्यूस करा रहे, मतलब अपने आपके साथ कोई और है, तो आप उसको किसी से इंट्रोड्यूस करें तो आप ये फ्रेजेस यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने लिए जब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब यहाँ से हमने सम अप कर लिया कि हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम खुद को जब भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हमें ग्रीटिंग्स जो भी हम बोलते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन का, तो वो हमें कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है वो हमें पता होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस जो हम खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कुछ फॉर्मल होती हैं, कुछ लीस्ट या लेस या लीस्ट फॉर्मल हम उनको बोलेंगे वो होती हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ कम फॉर्मल होती हैं। नेक्स्ट अब आप क्या, ये हमने यहाँ आपने कर लिया कि खुद को इंट्रोड्यूस कर लिया। अब आप किसी और को इंट्रोड्यूस कराए तब आप कैसे करोगे। कई बार कहते हैं कि हमें दूसरों में, अब मेरे साथ कोई मेरी फ्रेंड गई है, ठीक है, जिनके जहाँ हम गए हैं वहाँ पे मेरे अलावा मेरी फ्रेंड को कोई नहीं जानता है। सो ऑब्वियसली बात है मैं अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करूँगी इन दैट शी इज़ दिस इज़ ही या दिस इज़ ये है मेरी फ्रेंड है, शी इज़ माई फ्रेंड। सो इस तरह के हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो जब हम किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट फ्रेजर एक्सप्रेशंस होते हैं। तो कुछ यहाँ पे दिए हैं, जैसे दिस इज़ ये है, ठीक है, मेरी फ्रेंड है, या फिर ही इज़ या शी इज़ जो भी है। फिर आई डिड लाइक टू इंट्रोड्यूस जो भी नाम है उसका फ्रॉम यहाँ से है वो, ठीक है। आई एम प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस, ये फ्रेज भी यूज़ होती है। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन इंट्रोड्यूसिंग हर, या जो भी उसका नाम होगा ये आगे जब हम किसी दूसरे को जब भी हमने किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना होता है। कई बार क्या होता है आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ही अपनी फ्रेंड को लेके जाऊँ, हो सकता है मेरी दूसरी फ्रेंड अपनी किसी फ्रेंड को लेके आई, तो वो जब हमें मतलब उसको हमसे इंट्रोड्यूस कराएगी तो हमें रिप्लाई में क्या बोलना है वो फ्रेज यहाँ पे दी होंगी। जैसे नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, ये मीनिंग इनके सेम है, जस्ट फ्रेजेस थोड़े डिफरेंट है। जैसे नाइस मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, इट्स प्लेजर मीटिंग यू। मीनिंग इनका सभी का सेम है कि आपसे मिलके अच्छा लगा। ये आ गया कि जब कोई आपसे किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो आपको रिप्लाई में क्या बोलना है। अब है कि कोई भी कंजर्वेशन है, लीव टॉकिंग है, वो हमने कैसे एंड करनी है, कोई भी कन्वर्जेशन का एंड कैसे करना है। कि हमने हाय हेलो किया, फिर लास्ट में हम गुड बाय बोलते हैं, ठीक है। गुड बाय वैसे यूज़ नहीं होता, गुड बाय होता है जब जब आप किसी से दोबारा मिलना ना चाहते हो तब आप गुड बाय का यूज़ करते हो कि जाओ तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना है। इसमें ना पोलाइटनेस जो होती है वो दिखती है। हम गुड बाय नहीं बोलते हैं, सिर्फ जो हम बाय बोलते हैं, ये अगर हम गुड बाय बोलते हैं अनअक्सेप्टेबल जो कम्युनिकेशन इस टाइप की होती है। तो जब भी आप किसी को गुड बाय बोलते हो या जब भी किसी से लीव लेते हो तो आपके जो भी आपके वर्ड्स होते हैं उनमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, आप पोलाइट होनी चाहिए। जब भी आप किसी को लीव कर रहे हो, जो एंडिंग इन्फॉर्मेशनल कन्वर्सेशन होती है उसमें आप बोल सकते हो आई मस्ट लीव नाउ एज आई हैव अ फ्लाइट ट्रेन बस टू टेक। आप बोल सकते हैं कि अब मैं चलता हूँ, मेरी बस या ट्रेन जो है छूट जाएगी या है टाइमिंग थोड़ी। या फिर आप बोल सकते हो कुड कैन वी टॉक, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, मैंने अपनी किसी भी कज़न को या किसी को भी मतलब प्रॉमिस किया है कुछ भी उसके पास जाने का है। जैसे एग्जाम्पल दे कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं सॉरी आई एम अफ्रेड आई कांट स्टे एंड टॉक एनी लॉन्गर। सॉरी मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अब बात नहीं कर सकता, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे यहाँ पे शॉपिंग मॉल बताया हुआ है, ठीक है। आई हैव टू गो नाउ फ्रॉम माई मैथमेटिक्स क्लास, कैच यू लेटर। मुझे अभी अपनी क्लास के लिए जाना है, सो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ये सारी इनमें क्या होता है पोलाइटनेस होती है, दो सामने वाला सुन के समझता है कि नहीं आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको जाना है, अर्जेंट है, तो आप जा रहे हो। अब आप कुछ बोलोगे गुड बाय, ऐसे थोड़ा रूड सा हो जाता ना, तो मतलब बंदा भी बोलता है यार क्या है ये, एक तो इससे मैं तो मतलब बात की और अभी ऐसे बात कर रहा है। ये होता है कि जब भी आप किसी को गुड बाय बोलो, गुड लीव लो, टेक लीव लो, तो उसको जो भी आप वर्ड्स बोलो वो पोलाइट होने चाहिए, उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए। ये आप ज़रूरी नहीं है पूरा लिखें। यहाँ से लिख सकते हैं एंड योर कन्वर्जेशन विद एन अब्रप्ट लीव टेकिंग सच एज गुड बाय, यहाँ से लेके एंड यहाँ से नीचे आप कर सकते हैं।
फिर जैसे यहाँ पे नोट दिया एज ए अबव वेज ऑफ टेकिंग, मतलब जो भी ऊपर हमने बात की जिनके जब जैसे हम बाय बोलते हैं तो उसमें है कि जब भी आप कन्वर्सेशन एंड कर रहे हो तो वहाँ पे देखा है कि आप किसी रीज़न की वजह से कन्वर्सेशन एंड कर रहे हो, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे इनफॉर्मल एंडिंग किसी भी कन्वर्सेशन का एंड करने के लिए दिए गए, एक फ्रेंड है वो बोलती है आई डिड लव टू कंटिन्यू चैटिंग बट आई हैव टू गो फॉर माई पेंटिंग क्लास विच स्टार्ट इन लेस देन हाफ एन आवर। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है बट मुझे अपने पेंटिंग क्लासेस के लिए जाना है जो आधे घंटे में शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आगे से फ्रेंड बोले ओके सो ये तुम पेंटिंग सीख रहे हो, अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। तो वो भी समझेगा कि नहीं तुम्हारी क्लास है, ज़रूरी है जाना, इसलिए तो ये होता है एक अच्छी पोलाइट जो एंडिंग बोलेंगे हम किसी कन्वर्जेशन की वो। और अगर हम कोई फॉर्मल कन्वर्जेशन करें तो उसमें हम एंड कैसे करते हैं, सी यू लेटर, गुड बाय, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, it was nice talking to the pleasure is mine, I have to leave now but I'll send you an email about our discussion today। so ये सारी जो फ्रेजेस हैं ये हम फॉर्मल कन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम करेंगे, ये हो गया हमारा अब टॉकिंग हो, ग्रीटिंग होगी, हमने इंट्रोड्यूस भी कर लिया, ग्रीट भी कर लिया, इंट्रोड्यूस भी कर लिया, इंट्रोड्यूस हो भी लिए और हमारी कन्वर्जेशन जो थी हमने वो भी ख़त्म कर ली। अब हम करेंगे स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक क्या होती है? सो स्मॉल टॉक में आप ये जो मैंने नीचे नोट दिस, सबसे पहले कि ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी जो है उसने स्मॉल टॉक को डिफ़ाइन किया है एज अ पोलाइट कन्वर्जेशन अबाउट ऑर्डनरी और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स स्पेशली एट सोशल ओकेजन। कोई भी सोशल ओकेजन होगा उस पर जो ऑर्डनरी और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जो कन्वर्जेशन होती है, जैसे हम बोलते हैं ना फालतू की गप्पे मारते हैं जो हम, वो होती है स्मॉल टॉक, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल टॉक। ये डिक्शनरी, ये डेफिनेशन जो दी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने दी हुई है। नेक्स्ट है वेबस्टर न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी ने इसको डिफ़ाइन किया है, ए पोलाइट कन्वर्जेशन अबाउट कॉमन एवरीडे थिंग। हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं जब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल टॉक, ठीक है। जो हमने ऊपर डेफिनेशंस, दो डेफिनेशन दी, उन इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल टॉक होती है एक सोशल कन्वर्जेशन होती है, कम्युनिकेटिंग, मतलब सोशल गैदरिंग में, जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में गए, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में गए, किसी शादी में गए, तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली बात है फॉर्मल बातें तो करेंगे नहीं, इनफॉर्मल जो भी हमारी कन्वर्जेशन होती है अनइम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल टॉक। जो लोग होते हैं वो स्मॉल, मतलब इस तरह के टॉपिक्स में इसलिए होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता उनका, जस्ट वो टाइम पास करने के लिए जो स्मॉल टॉक्स हैं वो करते हैं, ठीक है। ऑफिस से बात है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होती है, ठीक है, सिर्फ किस लिए कि बात चलती रहे, बंद ना हो, या टाइम पास करने के लिए। किस किस के बीच, नेबर्स के बीच हो सकती है, फ्रेंड्स के बीच होती है, कलीग्स के बीच में ये जो स्मॉल टॉक होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रेंज पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, फिर वो चाहे बस के थ्रू कर रहे हो, ट्रेन या किसी भी मोड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, अननोन हैं, वो स्ट्रेंजर्स हैं, बट टाइम पास करने के लिए उनको मिला नहीं कोई कुछ, तो उन्होंने अब बात करना शुरू कर दी, तो वो भी स्मॉल टॉक आ गई, जो कि इन्फॉर्मेशनल कन्वर्जेशन होती है, ठीक है। जो स्मॉल टॉक्स होती है वो प्रोफेशनल्स को कैसे हेल्प करती है कि अपने उनके जो कलीग्स हैं उनकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मतलब जान सकते हैं। हाँ, अगर फॉर्मल इंटरेक्शन में तो होगा नहीं ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी नहीं, तो स्मॉल टॉक्स में तो कि प्रोफेशनल्स को अपने कलीग्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता चल जाता है। और इसके अलावा भी हम प्रोफेशनल और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्मॉल टॉक्स के थ्रू इकट्ठी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्मॉल टॉक आपको शुरू कैसे करनी है, आप कैसे एक स्मॉल टॉक जो है वो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिससे भी आपको बात करनी है उससे आप मिलेंगे, या तो वो इंट्रोड्यूस करेगा आपको खुद से, या आप खुद को उससे इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। उसके बाद एक सिंसियर या आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट से जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी कन्वर्जेशन, जैसे आप किसी की ड्रेस की तारीफ़ कर दो कि ये बहुत अच्छी लग रही है। फिर अगर आपको कन्वर्जेशन बढ़ानी है तो आप पूछ सकते हो कि कहाँ से आपने ये ली है। बीच में थोड़ा मतलब रुक जाइए, ताकि अगर आप या तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करें, अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। सो इस तरह का अगर आपको कोई चांस दे रहे हो उसको जाने देना नहीं चाहिए। एंड फिर आप आगे मतलब बढ़ सकते हो ये अपना नाम वगैरह बता के। सो ये आ गया हमारा स्मॉल टॉक के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट तो पता ही है आपको, जब हम किसी से मतलब हमें किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। सो अब हमें कि ये रिक्वेस्ट करते कैसे हैं, तो हम जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारी बोलने का तरीका होता है, एक तो फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और एक जेन्युइन रिक्वेस्ट हमें करनी चाहिए। जेन्युइन तभी होगी वो जब वो फॉर्मल होगी और पोलाइटली हम करेंगे, तो वो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है। अगर हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कई बार अवॉइड हो जाती है, क्योंकि उसमें एक तो रूडनेस होती है और दूसरी पोलाइटनेस उसमें नहीं होती है, पोलाइटनेस की ज़रूरत होती है इसको। अब जैसे आप किसी को बोलोगे मुझे पानी का ग्लास ला के दे, ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट की। सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ी रूडनेस झलक रही ना कि क्या यार, एक तो ये तो ऑर्डर में आ रहा है मुझे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसी को ऐसे बोलेंगे कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो नहीं इसमें क्या पोलाइटनेस लग रही, क्या आप मेरे को एक पानी का ग्लास कर, तो आप रिक्वेस्ट ही रहे हो, बट बोलने में कितना तरीके, पहले आपने बोला ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप बोलते हैं कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। सो ये होती है एक जेन्युइन रिक्वेस्ट। इस तरह के तो कुछ फ्रेजेस भी इसमें हम यूज़ करेंगे, तो वो हमें हेल्प करते हैं या हमारी रिक्वेस्ट को जेन्युइन फॉर्मल पोलाइटली दिखाने का, ठीक है। सो इसमें होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को जेन्युइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कुछ भी चीज़ के लिए, किसी भी हेल्प एक्शन के लिए, तो हमें रूडनेस दूर ही रखनी चाहिए। सो हम ना किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, अगर हम रिक्वेस्ट करें हमें उसकी हेल्प चाहिए, तो हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल जेंटल, सॉफ्ट और पोलाइट और फॉर्मल मैनर होना चाहिए, इस तभी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन होगी। सो अगर आप इसको भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो ये आएगी आपकी व्हेन एवर वी रिक्वेस्ट समवन फॉर हेल्प समथिंग वी इट्स फर्स्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी इसकी, व्हेन वी नीड समथिंग वी मे आस्क समबडी टू गिव इट टू अस। सो whenever, फिर यहाँ से whenever we request someone for help something we know we can get from her, him or someone to do something for us in a polite or formal manner, we are making a genuine request। यहाँ से आप लिखेंगे, नीचे एग्जाम्पल ही है पूरी, सो फॉर्मली एंड पोलाइटली तक आप लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद व्हाट मेक्स यू रिक्वेस्ट जेन्युइन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी रिक्वेस्ट समबडी फॉर, यहाँ से लिखेंगे आप रिक्वेस्ट जेन्युइन तक। फिर ये आपको फ्रेजेस दिए गए हैं जो आप रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करें। जैसे मैं कैन यू की मैंने आपको एग्जांपल भी दी, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर ला देंगे। सो नेक्स्ट इज कुड यू, डू यू माइंड, वुड यू माइंड, ये सारी हम एक रिक्वेस्ट करने के लिए जो भी हम यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं वो हैं। अब आपको रिस्पॉन्सेज, अगर फेवरेबल रिस्पॉन्सेज मिलेंगे तो ये होंगे येस श्योर, हेयर यू आर, ऑफ कोर्स, हेयर यू गो। ये आगे फेवरेबल अगर अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और आगे अनफेवरेबल अगर नहीं उनका मन हुआ या आपको उनके जो रिक्वेस्ट में आपके उनको रूडनेस लगी या कुछ उनका नहीं मन होगा, तो आपको बोले सॉरी आई नीड इट माई सेल्फ। अगर आप उनसे कुछ मांग रहे हो तो बोलेंगे नहीं इसकी तो मुझे खुद ज़रूरत है, या आई एम सॉरी आई वुडंट बी एबल टू, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। से आपको नोट में दिया गया है कि हम जो कई बार क्या होता है कि किसी की परमिशन लेने के लिए और किसी के से रिक्वेस्ट करने के लिए हम सेम फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में होता है। जैसे कि कुड यू, कैन यू, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुड यू, कैन यू का यूज़ करोगे, और जब हम किसी से परमिशन ले रहे हो तो कुड आई, कैन आई का यूज़ या मे आई का यूज़ आप करोगे। जैसे आपको ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में आप रिक्वेस्ट करने या किसी रिस्पॉन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कैन यू, कुड यू, प्लीज़, जैसे कैन यू ब्रिंग मी वाटर, कैन यू ब्रिंग मी वाटर प्लीज़, ठीक है। डू यू थिंक आई कुड डैश, जो भी है प्लीज़। कुड आई आस्क अ फेवर ऑफ यू, excuse me, could you help me, I'm sorry to trouble you but I need your help, would you mind helping me with this please, if I wonder if you could do me a favor। so यार ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्सेज क्या मिलेंगे इसमें। अगर अच्छे रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं तो सर्टेनली आई शिल बी ग्लैड टू हेल्प, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा। श्योर आईड बी ग्लैड टू हेल्प, ऑफ कोर्स, बाय ऑल मीन्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, नॉट एट ऑल। सो ये सारे रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं। अब ये हो गया हमारा, ये हमने क्या कर लिया,
कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो आप कैसे करें। अब आ गया आपका कि इंक्वायरीज़ अगर आपने करनी है, इंक्वायरीज़ आपको पता ही होगा इंक्वायरी क्या होती है। किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसी से पूछते हो तो वो क्या होती है, इंक्वायरी होती है। बाय इंक्वायरी ऑल्सो इंक्वायरी इज़ मेंट एन ऑफिशियल process to find out the cause of something or to find out information about something। किसी चीज़, कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में ऑफिशियल प्रोसेस, उसके बारे में जानने का, या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। इंक्वायरी क्वेश्चन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन के लिए किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है। नेक्स्ट आ गया कि ब्रिटिश लैंग्वेज में अब यहाँ पे इंक्वायरीज के भी जैसे हम बोलते हैं ना होमोफोन्स, तो वो है कि ब्रिटिश लैंग्वेज में जो इंक्वायरी और इंक्वायरी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है। सो जो ई वाला इंक्वायरी है वो जर्नल मीटिंग उसका जर्नल मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और जो ई आई वाला इंक्वायरी है वो है कि पर्टिकुलर मीनिंग होता है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम दोनों स्पेलिंग इंक्वायरी और एनक्वायरी दोनों यूज़ कर सकते हैं इंक्वायरी सेम मीनिंग के लिए, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो जो आई वाला इंक्वायरी है वो दोनों मीनिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो ई वाला इंक्वायरीज का प्लूरल वर्ड है वो उसका मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती हो। तो ब्रिटिश इंग्लिश में वो प्लूरल इंक्वायरीज उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ये है वे टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो कैसे मांगनी है, क्या होता है कई बार क्या होता है हमें किसी इंसान के बारे में, किसी जगह, किसी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो लोग हम लोगों से पूछते हैं, जिसको भी चाहिए होगी वो हमसे पूछेगा। सो अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, अगर उसको पता हो तो वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे हम अगर किसी वजह से कोई पर्सन है आपके हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो नहीं देगा, ठीक है। अगर आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई जगह नहीं पता तो आप हेल्प मांगोगे ना कि हाँ भाई मुझे बताओ फलानी जगह कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में, जो तो वो क्या आप कर रहे हो, इंक्वायर कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा उसके बारे में इंक्वायरी करोगे, कैसे कहाँ हो रहा है, क्या क्या कहाँ हो रहा है। फिर जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपने जो ट्रेन या फ्लाइट की टाइमिंग के बारे में आप इंक्वायरीज करते हो, ठीक है। सो ये जब आप कुछ वेज दिए गए जब आप फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन किसी से मांगते हो, ठीक है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप बताएं तो वुड यू माइंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। क्या आप ये मीनिंग इनके भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, सब सिर्फ जो वर्ड हैं वो डिफरेंट है। आई एम लुकिंग फॉर, डू यू नो, डू यू हैपन टू नो, वट यू बी सो काइंड एज टू फाइंड आउट, आई एम इंटरेस्टेड इन, एक्सक्यूज़ मी, कुड यू टेल मी, पार्डन मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी। पार्डन मी का मतलब होता है माफ़ कीजिए, आप मुझे बता सकते हैं। ये भी क्या आप इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब टेलीफोन पे अगर ये तो हो गया फेस टू फेस, अगर आप उससे अब टेलीफोन पे होंगे तो कुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी आपको पूछना है। सो और होता है कि जो भी पर्सन इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ले रहा है, वो हमेशा क्या थैंक यू बोलता है, और जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है यू आर वेलकम बोलता है। ये तो सारी काफ़ी नॉर्मल थिंग्स हैं, आप सभी को पता ही होगी, मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम करेंगे कि मेकिंग सजेशन। जब हम किसी को सजेशन देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो सजेशन क्या होता है कि हम अब सबसे पहले कि सजेशन क्या होता है, कोई भी आइडिया, कोई भी प्लान जो आप किसी दूसरे के बारे में सोचते हो और बताते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ज़रूरी नहीं है जो आप बोल रहे हो वो सुनने वाला माने, बट आप बोल रहे हो, उसको बता रहे हो तो वो आपका सजेशन हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग की सजेशन कैसा होता है, सो सबसे पहले होता है कि सिंपल क्वेश्चन भी एक सजेशन होता है जिसे हम शैल शुड से स्टार्ट करते हैं। जैसे शैल और शुड वी इनवाइट अवर नेबर्स फैमिली, क्या हम अपने जो हमारे पड़ोसी उनकी फैमिली को नहीं बुला सकते, इनवाइट नहीं कर सकते। ये आ गया कि सिंपल क्वेश्चन जो शैल शुड के साथ स्टार्ट हो रहे, बट एक सजेशन, क्या हम बुला नहीं सकते हैं, सजेशन दे रहे हैं क्या हम बुला नहीं सकते उनको, ठीक है। नेक्स्ट आगे सजेशन नेगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई से स्टार्ट होने वाला, वाई डोंट दे कंपनी, वो हमारे साथ क्यों नहीं आके बैठ जाते हैं, हमें कंपनी क्यों नहीं दे देते हैं, सजेशन ही है ना, क्यों नहीं दे देते हैं, आगे जाते हैं,
So वो we structure suggestion with a question without using doesn't, don't and a subject. However, it does begin with why, as in this example. कहते हैं एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सजेशन का, वो क्वेश्चन के साथ भी स्टार्ट, मतलब विदाउट डज डोंट यूज़ किए बिना भी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो सकता है वाई के साथ। जैसे वाई नॉट गो टू रेस्टोरेंट, क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट चलें, ठीक है, ये सजेशन है। ऐसे ही एक और वे जिसमें हम बिना किसी सब्जेक्ट के, जैसे व्हाट अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जाने का क्या ख्याल है, ठीक, ये भी आ गया। फिर सजेशन लेट्स के जैसे के साथ, जैसे बिना आप किसी को आप लेट्स बाय नेकलेस फॉर माई मॉम, किसी भी किसी को गिफ्ट देना है या किसी गिफ्ट तो देना है आपने, तो आप सजेशन दे रहे हैं, आपकी किसी फ्रेंड है तो उसको सजेशन दे रहे हैं कि क्यों ना एक गिफ्ट खरीद लिया जाए, या आपकी सिस्टर आपको सजेशन दे रही हैं, जो भी है। सो जैसे आप हम चलो मम्मा के लिए एक नेकलेस ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, सजेशन हो गया। फिर कॉमनली यूज मोडाल वर्ब्स होते हैं जैसे शुड, कुड, और जो सजेशंस यूज़ करने में, मतलब बनाने में, इनका जो कॉमनली ये यूज़ होते हैं। जैसे यू शुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तुम्हें हर सुबह वॉक के लिए जाना चाहिए, तो ये भी क्या है, सजेशन है एक तरह का। नेक्स्ट है जो सजेशन होता है टेंटिव हो, जो ऐसा सजेशन जो टेंटिव हो, पोलाइट हो, वो परहैप या मे बी या आई थिंक के साथ स्टार्ट होता है। जैसे आई थिंक ही शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे लगता है उसको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो क्या हो रहा है, दे रही तो वो सजेशन ही है ना, और काफ़ी पोलाइट वे में कि मुझे लगता है, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है परहैप मे बी वी कुड शुड ट्राई आउट दिस न्यू मॉल फॉर न्यू ब्रांड्स ऑफ गारमेंट्स, और ये भी सजेशन कि क्या हम इस नए मॉल के कपड़े ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब न्यू गारमेंट्स के लिए, न्यू ब्रांड्स के लिए। तो ये भी क्या सजेशन दे रही है, ठीक है। फिर आपको दिए कुछ फ्रेजेस एक्सप्रेशन दिए हैं जो आप जब लिसनर जब आपके सजेशन या जो आपके सजेशन रिकमेंडेशन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या आपको जो रिप्लाईज होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपका जो सजेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है। सो ओके, येस, लेट्स, ठीक है, या आईड लाइक, love to, what a great, what a wonderful, yeah, what a good idea, that's a good or great idea, that sound like a good idea, I was also thinking the same, I was also thinking exactly the same। और ये आगे जब आपका सजेशन एक्सेप्ट हो चुका है, अब अगर कोई आपका सजेशन रिफ्यूज़ कर रहा है, उसको नहीं पसंद है, तो वो क्या बोलेगा, नो लेट्स नॉट, नो आई वोंट लाइक टू, नो आई डोंट लाइक, जो भी है, व्हाट एन ऑफुल और बैड आइडिया, आई डिसलाइक और हेट दिस, ठीक है। यह आ गया हमारा जब हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, सजेशन के बारे में। अब आ गया हमारा एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। आप पहले इसमें ये जो बॉक्स में आपको दिया गया ये इंट्रोडक्शन आप देंगे, एंड देन आपको जो ऊपर डेफिनेशंस दी गई हैं वो आप लिखेंगे। सो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हम सारे एक दूसरे पे किसी न किसी वजह से डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी स्टडीज़ में वीक हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है आपकी स्टडीज़ में, तो आपको कैसा बोलेगा, ऑब्वियसली यू फील ग्रेटफुल टू योर फ्रेंड, क्योंकि जब उसको ज़रूरत पड़ी, जब आपको आपको उसकी ज़रूरत थी, उसने आपकी हेल्प की, तो आप क्या ग्रेटफुल उसके लिए या थैंकफुल आप फील करोगे। एक ओल्ड मैन है, वो रोड क्रॉस करने में डर रहा है, ठीक है, उसे रोड क्रॉस नहीं हो रहा है, आप उसको रोड क्रॉस करवाते हो, तो वो भी कैसा फील करेगा, ऑब्वियसली वो उसके में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि आपने उसकी हेल्प की है। सो ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जब आप किसी के लिए थैंकफुल फील करते हो, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं आभार प्रकट करना, मतलब जब आप किसी का आभारी फील करते हो, ठीक है, जब आपको कोई हेल्प करता है तो आपको आप थैंकफुल फील करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ग्रेटिट्यूड क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड वांटिंग टू एक्सप्रेस योर थैंक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। वेबस्टर न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी के ने ग्रेटिट्यूड को डिफाइन किया एज अ फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू दोज हु हैव आइदर डन सम फेवर्स टू अस और गिवन सम बेनिफिट्स। ऐसे किसी पर्सन के लिए ग्रेटफुल होना, फीलिंग ग्रेटफुलनेस की, जिसने हमारे लिए कुछ किया हो, हमें कुछ फेवर या हमें कुछ बेनिफिट उसने दिलाया हो। सो मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जो बॉक्स वाला मटेरियल है ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट आप ये जो आपको डेफिनेशंस दी गई हैं दो, ये डेफिनेशंस आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसी का कि
जो भी हमने ऊपर डिस्कस की डेफिनेशन की है जो कि, उसे हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेस, जब हम अपना ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटफुलनेस है, थैंकफुलनेस है, वो हम तब एक्सप्रेस करते हैं जब हमें हमारी कोई हेल्प करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है। फीलिंग थैंकफुल फील करना उनके लिए जो हमारे साथ खड़े हैं, जब हम उनकी ज़्यादा हमें ज़रूरत थी, जब हम हेल्पलेस थे, नीडी थे, तो एक नेचुरल फीलिंग होती है जो हमारी इंडेप्टनेस से प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ग्रेटफुलनेस बोलते हैं। सो ये है, एक टेबल दिया गया है, इसमें आपको जो एक्सप्रेशन दिए कि आपको थैंक यू बोलना है तो आप बोलेंगे, और आपके रिस्पॉन्सेज क्या होने चाहिए जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट चलेगा जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा। आप बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, नॉट एट ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इट्स नथिंग, इट्स नो ट्रबल, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर, जो भी आपने किया है, या फिर आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर, जो भी बोला है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर, जो भी आपके लिए उसने काम किया, तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, इट्स माई प्लेजर, आई हाईली अप्रिशिएट, जो भी काम किया, रिस्पॉन्स होगा यू आर वेलकम, आई वॉन्ट यू थैंक यू फॉर डैश डैश डैश, यू आर वेलकम। सो सॉरी, ये आ गया हमारा ग्रेटफुलनेस क्या होती है। अब ये हमारा ये वाला जो हो गया कंप्लीट हो गया। अब बाकी वोकैब की बारी है, तो वोकैब में आपको है ग्रामर वोकैब में 1-2 टेंसेस हैं और फिर लैंग्वेज वोकैबुलरी चेक जो भी है। तो टेंसेस आप में से ऑलमोस्ट सभी ने किए होंगे, आते भी होंगे सभी को। सो हम इनको जस्ट ऊपर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले टेंसेस कितने 3 फॉर्म्स होती हैं टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इनकी फर्दर 4 टाइप्स होती है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस। सो पास्ट के भी सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। सो ऐसे सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें इसका जो हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन तो पता ही होंगे आपको। जब हम खुद की बात करते हैं, आई, मी, माइन, ये सारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, योर्स, जब हम दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन हो गया, यू, योर्स, एक्सेट्रा। एंड जब हम किसी तीसरे बंदे की बात करें, ही, शी, इट, दे, तो ये आगे हमारे थर्ड पर्सन आ गया। तो जब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को, तो सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में अगर बात करें तो ये होगा, जैसे किसी भी सेंटेंस में ता, ती, ते, ता या ता लगा होगा, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, तो ये जहाँ पे ऐसे वर्ड्स होंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब है कि जो अगर थर्ड पर्सन यूज़ हुआ होगा और सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होगा, तो वहाँ पे वो जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ एस या ई एस लगेगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो एस या ई एस जो होगा वो उसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और इसी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें होता है सब्जेक्ट होता है, आई इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई एन जी लगता है, और ऑब्जेक्ट होता है। एम हम यूज़ करते हैं आई के साथ, आई यूज़ करते हैं यू, वर, दे एंड प्लूरल जो भी होगा उसके साथ, और इज यूज़ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। सो हिंदी में इसके बात करें तो रहा है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह खेल रही है। आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। सो ये आ गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है एंड ऑब्जेक्ट लगता है। हैज़ लगता है ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ, हैव लगता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। हिंदी में का, के, की, के, का लगा होगा जहाँ पे, वहाँ पे इसका यूज़ होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। सॉरी आई एम नॉट सॉरी अगेन। सो ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमने किया अभी।
नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो हमारा है, इसमें होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉर, और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। भाई सिंस और फॉर कहाँ लगता है, तो सिंस एंड फॉर हमारा लगेगा सबसे पहले हमारा लगता है सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या सिंस मंडे संडे, या फिर कोई भी सिंस 1980 1960, ठीक है, सिंस 10 o'clock 12 AM, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होगा। और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे हाफ एन आवर, 1 day, for 1 day, for 1 week, for 2 months, for 1 year, etc. So एग्जाम्पल्स इसकी जैसे होंगे, माई ब्रदर हैज़ बिन रीडिंग फॉर 3 hours, सो मेरा भाई 3 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। और योर ब्रदर हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम्हारा भाई सुबह से खेल रहा है। सो ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जिसको हम बोलते हैं, वो आता है हमारा इस हिंदी में ता, था, ते, थे, मतलब थे, उसमें प्रेजेंट में है लग रहा था, पास्ट में था, थी, थे ये लगेगा। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में लगता है ता, था, ते, थे, ती, थी ये। और इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक गाना गाया, हम एक फिल्म देखने गए, तुम उस पर हंसे, ठीक है। तो आई सैंग अ सॉन्ग, वी वेंट टू सी अ फिल्म, यू लाफ्ड एट हिम। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको हम बोलते हैं, इसमें रहा, था, रही थी, रहे थे। सो सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ही शीट के और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है वॉज, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ लगता है वर। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाग में सैर कर रहा था, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, आई लगा सिंगुलर है सो वॉज लगा। तुम गली में दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग इन द स्ट्रीट, तो यू है वर लगा, ठीक है। तुम गली में दौड़ रहे थे, यह आ गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल हो गई, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू बॉम्बे, मैं बम्बई पहले ही जा चुका था। या जब आप रेलवे स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी चल चुकी थी, द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड व्हेन यू रीच द रेलवे स्टेशन। तो जिसमें ये सेंटेंस होंगे वो पास्ट परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें होता है सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट इसमें लगता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, इसमें जो सिंस और फॉर तीनों में लगता है। सो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा उसमें लगेगा रहा, रही, रहे, जिसमें ये होगा तो वो होगा पास्ट परफेक्ट। उसके साथ क्या होगा, से टाइम के लिए हम सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। वह 1960 से हमारे यहाँ आता रहता था, ही हैड बिन विजिटिंग अस सिंस 1960। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम करेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर सबसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे है गा, गे, गी वाले। एंड नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव, सो इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। और हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्म होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, विल हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। सो इसमें हिंदी में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या लिया, इसमें ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब विल हैव बीन होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी उसके साथ लगा होता है, सिंस फॉर लगा होता है, जो टाइम के लिए लगते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो हिंदी में रहा, रही, रहे प्लस होगा यहाँ पे इसके साथ लगा होगा तो इसको हम बोलेंगे। सो ये था आपके टेंसेस, ये हमने सिर्फ ओवरव्यू किया है क्योंकि आपको आते भी होंगे ऑलरेडी। सो हमने जस्ट इनको, लेकिन अगर आपको इतना भी आता होगा तो आपको श्योरली बहुत हेल्प करेगा ये। सो अब नेक्स्ट था आपका अफिक्स। अफिक्स होते हैं
ऐसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगे या एंड में लगे और उसका मीनिंग चेंज करे, उनको हम एफिक्स बोलते हैं। एफिक्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और उसका मीनिंग चेंज करता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और ऐसा लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो वर्ड के लास्ट में लगता है और उसका मीनिंग चेंज करता है, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सफिक्स की या प्रीफिक्स की लेंगे, सो आएगा जैसे हम हैप्पी लेते हैं, ठीक है। हैप्पी क्या एक वर्ड है, इसमें अगर हम अन लगाएं स्टार्टिंग में तो वो बन जाता है अनहैप्पी, मीनिंग चेंज हो गया। हैप्पी होता है खुश और अनहैप्पी हो गया दुखी, तो इसका एंटोनिम हो गया। तो अन क्या है, प्रीफिक्स है जो हैप्पी के साथ लगा, उसको उसका जो मीनिंग है वो उसने चेंज कर दिया, अनहैप्पी कर दिया, उसका अपोजिट बना दिया। और सफिक्स जैसे केयर है, केयर होता है किसी की हम केयर करते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, उसको हम केयर बोलते हैं। अब इससे हमने लेस लगा दिया तो ये बन गया केयरलेस, मतलब लापरवाह जिसको हम बोलते हैं। तो लेस क्या है, सफिक्स है जो केयर के साथ लगा और उसने उसका मीनिंग चेंज कर दिया। सो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे सफिक्स और प्रीफिक्स के एग्जाम में। उसके अलावा आपको वर्ड आएंगे, आपको जैसे कोई वर्ड दिया होगा तो आपने उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उनका जो मीनिंग है वो चेंज करके आपको उसको किसी भी ब्लैंक में यूज़ करना है, जो भी आपको फिलअप दी होगी उधर यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपका कोलोकेशन जो है, उसमें इसका कोलोकेशन का मतलब होता है दो या तीन वर्ड्स जो इकट्ठे इकट्ठे यूज़ होते हैं और एक मीनिंग देते हैं। बट अगर हम उनको अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग उनका वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे तो वो उनके जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे बर्निंग इशू, फैटल डिजीज़, कोलिशन, गवर्नमेंट। अब बर्निंग इशू अगर इकट्ठे अगर हम इन वर्ड्स को देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसा कोई इशू जिस पे बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हो, बहुत ज़्यादा जिस पे चल रही हो टॉकिंग या चल रही हो, तो ऐसे अगर हम इनको दोनों को अलग अलग, बर्निंग का क्या मतलब होता है जल रहा है, और इशू होता है कोई भी नॉर्मल इशू, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इनका ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने एक अलग ही वर्ड बनाया। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा आपके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस योर ग्रामर। आपकी ग्रामर में आपका इतना ही सिलेबस है। आई होप यू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी पहले वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ बताइएगा, एंड आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।